पुराने टाइम में एसी कुछ ही घरों में सुनने और देखने को मिलता था, लेकिन आज की डेट में टेम्परेचर इतना बढ़ता जा रहा है कि हर घर में आपको एसी जैसा अप्लायंस देखने को मिल जाता है। लेकिन ये एक ऐसा अप्लायंस है जो काफ़ी महंगा है और उससे भी ज़्यादा अगर आप कुछ पॉइंट्स का ध्यान नहीं देंगे इसे खरीदते वक्त, तो जितना आप इसको यूज़ करेंगे उससे ज़्यादा खर्चा जो शुरू में आपने इसे खरीदने में लगाया था उससे ज़्यादा खर्चा आपको बाद में लगाना पड़ेगा। तो इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग डिफरेंट टाइप के एसीज़ के बारे में बताऊँगा, क्या उनके बीच में डिफरेंसेस हैं और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा चूज़ करना चाहिए और क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसीडर खरीदने चाहिए एसी खरीदते समय। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा ताकि आप एक बढ़िया डिसीजन ले पाएँ। इसके अलावा मैं आपको बेस्ट एसी दिखाऊंगा 1.5 टन का, और वो बेस्ट क्यों है वो सारे फीचर्स भी उसके मैं बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर मैं टाइप्स ऑफ एसी की बात करूं तो मार्केट में आपको 3 टाइप्स के एसी देखने को मिलेंगे। पहले होते हैं विंडो एसी, जो आपने ज़्यादातर घरों में लगे हुए देखे होंगे। पुराने टाइम पर विंडो एसी काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। उसके बाद आते हैं स्प्लिट एसी और तीसरे नंबर पर आते हैं टावर एसी, या फिर इनको पोर्टेबल एसी भी हम बोलते हैं। तीनों के अपने अलग अलग फीचर्स हैं और अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से तीनों को यूज़ किया जाता है। जो विंडो एसी काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ होते हुए आ रहे हैं, इनके अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज यही है कि ये सस्ते होते हैं और इनकी मेंटेनेंस काफ़ी कम है। लेकिन अगर इनके मैं ड्रॉबैक की बात करूं तो इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये है कि जिस भी वॉल में आप इसको लगा रहे हैं उसके दूसरी साइड खुला होना चाहिए, क्योंकि इसी में आपको जो कंप्रेसर यूनिट है वो भी इसी के अंदर देखने को मिलती है और पीछे की तरफ से वो गर्मी फेंकता है। तो आप नहीं चाहेंगे कि आपका एसी अंदर वाले कमरे को तो ठंडा कर रहा है लेकिन पीछे वाले एरिया को गर्म कर रहा है। तो हमेशा पीछे की साइड जो होती है वो ओपनिंग में आपको रखनी चाहिए। दूसरी, अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो वो भी स्प्लिट एसीज के मुकाबले थोड़ी सी कम मानी जाती है। अब स्प्लिट एसीज की बात कर लेते हैं। इसकी अगर मैं एडवांटेजेस की बात करता हूं तो अभी मैंने आपको बताया कि परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी बढ़िया है ये। दूसरी इनकी एडवांटेज सबसे बड़ी ये हो जाती है कि अगर आप एक ऐसे कमरे में एसी लगाना चाह रहे हैं जहां पर पीछे की साइड से वो वॉल ओपन नहीं है, तो उसमें आप स्प्लिट एसी लगा सकते हैं। वहां पर ये होता है कि जो इसकी कंप्रेसर यूनिट होती है वो थोड़ी दूरी पर आप लगा सकते हैं, बीच में एक पाइप के साथ वो इंडोर यूनिट से कनेक्टेड होता है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, इंडोर यूनिट अपने घर पर इंस्टॉल करा ली, कमरे में इंस्टॉल कर ली और उसके बाद वॉल में ड्रिल करके होल करके वहाँ से एक पाइप ले जाते हैं और जो आउटडोर यूनिट होती है उसको कहीं दूर लगा देते हैं ताकि उसकी जो गर्मी है वो बाहर से बाहर ही चली जाए। एक इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि ये काफ़ी लो नॉइज़ वाले होते हैं, क्योंकि जो विंडो एसी होते हैं उनमें एक ही यूनिट के अंदर सारा तामझाम होता है तो आवाज़ काफ़ी करते हैं। इनकी जो आउटडोर यूनिट होती है वो बाहर होती है और जो इंडोर यूनिट अंदर लगी होती है उसमें सिर्फ फ़ैन चल रहा होता है जिसमें आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम होती है। तो ये इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। अगर इनके मैं ड्रॉबैक की बात करूँ तो पहला ड्रॉबैक इनका ये है कि ये थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं विंडो एसी के मुकाबले, और दूसरा ड्रॉबैक ये है कि इनकी मेंटेनेंस भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं तीसरे टाइप के एसीज के बारे में, जो आपने काफ़ी कम देखे होंगे और हो सकता है आपने देखे भी ना हो क्योंकि ये इतने पॉपुलर नहीं है। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक एसी मैंने आपको बताया काम कैसे करता है, वो कूल करता है आपके कमरे को, लेकिन उसमें कंप्रेसर यूनिट लगी होती है जो कि गर्मी फेंकती है काफ़ी ज़्यादा। अभी तक जो मैंने आपको 2 टाइप के एसी बताए उनमें कंप्रेसर वाला पार्ट बाहर की तरफ होता है जिससे गर्मी बाहर चली जाती है। लेकिन जब हम एक टावर एसी या एक पोर्टेबल एसी की बात करते हैं तो दिखने में लुक वाइज एक ये एयर कूलर की तरह होता है और एयर कूलर को हम कमरे के अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कमरे के अंदर रखेंगे तो इसका जो कंप्रेसर है वो उसी कमरे में गर्मी फेंकता रहेगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए एक वेंट लगाई जाती है, लेकिन उस वेंट को लगाने के लिए भी आपको स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। जिस भी डोर में या जिस भी विंडो में उस वेंट को आप लगा रहे हैं वो विंडो या डोर अच्छे से बंद होना चाहिए और उसमें उतना ही कट आपको करना पड़ेगा जितने में वो वेंट फिक्स हो सके। और उसके बाद जो वेंट होती है उसको कनेक्ट कर दिया जाता है इस एसी के साथ और इसके जो कंप्रेसर की हीट है वो उस वेंट के थ्रू बाहर चली जाती है। इसमें फ़ायदा आपको ये मिल जाता है कि आप इसको ईजिली मूव कर सकते हैं। अलग अलग कमरों में आप वो वेंट वाला सिस्टम बना सकते हैं और जिस भी कमरे में आप एसी चलाना चाहते हैं एसी को मूव करके उस कमरे में लेके जाइए। इसमें कैस्टर व्हील्स लगे होते हैं, ईजिली आप इसको ले जा सकते हैं, वेंट के साथ कनेक्ट करिए और उसमें आप चला सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूं तो परफॉर्मेंस के मामले में जो बाकी 2 टाइप के एसीज हैं उनके मुकाबले काफ़ी पीछे है और प्राइस वाइज भी ये काफ़ी पीछे है। तो इस हिसाब से इंडिया में इसका कोई ज़्यादा स्कोप है नहीं और ज़्यादा ये देखने को भी नहीं मिलते हैं। कुछ स्पेशल केसेस में लोग इनको यूज़ करते हैं, वरना लोग ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि विंडो एसी या स्प्लिट एसी इन दोनों में से ही एक चूज़ करें। आपको कौन सा चूज़ करना चाहिए, तो मैंने आपको सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दिए। आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप एसी को चूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है सिर्फ ये एसी चूज़ करने से आपका काम चल जाएगा तो मैं आपको बता दूं अभी आपका काम आधा हुआ है। इसके बाद जो असली काम होता है वो स्टार्ट होता है इन्वर्टर एसी या नॉर्मल एसी के बीच में चूज़ करना। अब आप सोचेंगे इन्वर्टर एसी क्या होता है, ये तो हमें नहीं पता। क्या वो ऐसा
तो नहीं कि वो इन्वर्टर पर चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्वर्टर एसी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा नॉर्मल एसी कैसे काम करता है। तो एक नॉर्मल नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर कंप्रेसर होता है। जैसे ही आप अपने एसी को ऑन करते हैं वो कंप्रेसर भी ऑन होता है। और मान लीजिए आपने टेम्परेचर सेट किया है कि आप अपने रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस करना चाहते हैं, तो कंप्रेसर उसी हिसाब से काम करता है। वो आपके रूम के टेम्परेचर को काफ़ी कम करने की कोशिश करता है। जैसे ही 20 डिग्री सेल्सियस तक आपके रूम का टेम्परेचर आता है, ये कंप्रेसर बंद हो जाता है अपने आप। और उसके बाद थोड़ी देर तक ये वेट करता है। जैसे ही आपके रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ये कंप्रेसर फिर से ऑन होता है। और उसके बाद ये सेम प्रोसेस चलता रहता है। और ये जो साइकिल है ये काफ़ी बार रिपीट होती है। मान लीजिए आपने सारी रात एसी चला के रखा है, तो सारी रात ये साइकिल बार बार रिपीट होगी। इससे क्या होता है कि आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो बढ़ जाती है, आपका बिजली का बिल बढ़ जाता है। और इसका सॉल्यूशन मिलता है आपको इन्वर्टर एसी में। इन्वर्टर एसी के अंदर एक वेरिएबल स्पीड मोटर लगी होती है, जिससे आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि एक बार आप एसी ऑन कीजिए, उसका जो कंप्रेसर है वो ऑन होगा, आपके कमरे को ठंडा करेगा। जैसे ही आपका कमरा ठंडा हो जाएगा, वो कंप्रेसर ऑफ नहीं होता, वो एक्टिव मोड में रहता है, काफ़ी कम पावर कंज्यूम करता है और आपके रूम के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, स्टेबल रखता है। तो ऐसे में क्या होता है, बार बार वो कंप्रेसर ऑन ऑफ नहीं हो रहा, तो वहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं हो रही और आपका बिजली का बिल काफ़ी कम आ जाता है। तो आजकल हर कोई इन्वर्टर एसी के बारे में बात कर रहा है। इसमें आपको दो फायदे सबसे बढ़िया ये मिल जाते हैं कि अगर आप इन्वर्टर एसी लगाते हैं, तो मान लीजिए अगर आप उसको इन्वर्टर पर चलाना भी चाहते हैं, इसके नाम से और इन्वर्टर पर आप इसको चलाएं, इसका आपस में कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बता दूं, अगर आप इसको इन्वर्टर पर चलाना भी चाहते हैं तो इसमें आपको कम पावर का इन्वर्टर चाहिए होगा। अगर एक नॉर्मल एसी को आप इन्वर्टर पर चलाना चाहेंगे तो वहां पर आपको बड़ी पावर का इन्वर्टर चाहिए होगा, लेकिन यहां पर कम पावर का इन्वर्टर भी चल जाएगा क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल स्पीड मोटर का यूज हुआ है। दूसरी चीज, अगर भविष्य में आप सोचते हैं कि आप अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट को सोलर से पूरा करेंगे, यानी कि सोलर एनर्जी से करंट जनरेट करेंगे, तो वहां पर भी इन्वर्टर एसी सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि ये काफी कम पावर कंज्यूम कर रहे हैं। और सोलर के लिए हमेशा ऐसे ही अप्लायंसेस रेकमेंड किए जाते हैं जो कम पावर कंज्यूम करें। तो अब आपको जब पता चल गया कि किस टाइप का एसी आपको कंसीडर करना है, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि आपके एसी का कितना साइज होना चाहिए। आपने सुना होगा मार्केट में ऐसे एसी मिलते हैं, 1 टन का एसी है, 1.5 टन का एसी है या 2 टन का एसी है। तो आपको कितने टन का लेना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपके रूम का साइज कितना है, जिस रूम में आप एसी चलाना चाह रहे हैं उसका साइज कितना है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक चार्ट देख रहे होंगे। इस चार्ट में अलग अलग रूम के साइज के हिसाब से कितने टन का एसी आपको लगाना चाहिए ये मेंशन्ड है। तो आप अपने रूम के साइज के हिसाब से उतने टन का एसी कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती, इसमें काफ़ी और पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना होता है कि जिस कमरे में आप एसी चला रहे हैं, क्या उस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, उसकी छत पे, उसकी वॉल्स पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, तो वहाँ पर जो आपकी एसी की रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी और बढ़ जाती है। अगर ऐसा नहीं है तो उसके बाद आप ये देखिए कि आपके कमरे में कितनी ओपनिंग्स हैं, एक डोर के अलावा कितनी विंडोज़ हैं, क्योंकि बार बार अगर डोर खुल रहा है, विंडो खुल रही है, तो वहाँ से जो कूलिंग है आपके कमरे की वो बाहर जाती रहेगी और वहाँ पर भी आपको ज़्यादा एसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो पॉइंट भी अगर आपने चेक कर लिया तो उसके बाद ये देखिए कि आपके कमरे में कितने लोग हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कमरे में ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 लोग ही हो सकते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है। कुछ लोग अपनी कोचिंग क्लासेस जैसे काम के लिए भी एसी लगवाना चाहते हैं और कोचिंग क्लास में आपको पता है ज़्यादा बच्चे होते हैं, तो इसका मतलब कमरे में ज़्यादा गर्मी होगी, वहाँ पर फिर आपकी एसी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। अगर ये सारे पॉइंट्स भी आपने चेकआउट कर लिए हैं तो उसके बाद आप देखिए आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ का वेदर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। क्योंकि अगर आप सदर्न पार्ट में जाएंगे, इंडिया के जो सदर्न पार्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पर टेम्परेचर इतना गर्म नहीं होता, तो वहाँ पर नॉर्मल एसी भी अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो वहाँ पर गर्मियों में टेम्परेचर काफ़ी हाई चला जाता है, तो वहाँ पर फिर आपकी एसी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आपको ये भी देखना होता है कि जिस कमरे में आप एसी चला रहे हैं उसमें दूसरे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो नहीं है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में भी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। रेफ्रिजरेटर के अंदर जितने भी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी आप रखते हैं वो कूल रहते हैं, लेकिन रेफ्रिजरेटर के पीछे कंप्रेसर लगा होता है जो कि काफ़ी गर्मी फेंकता है। तो जिस कमरे में आप एसी का यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें भी रेफ्रिजरेटर जैसा कोई अप्लायंस रखा है तो वहाँ पर फिर आपके एसी की कैपेसिटी बढ़ जाती है। आपकी जो वॉल्स का कलर है वो कैसा है, डार्क कलर है वॉल्स का, तो वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे। ऐसे ही काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको चेक करने हैं और उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपके कमरे के हिसाब से एसी का सही साइज कितना होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। अब आपको पता होगा कि एसी एक ऐसा होम अप्लायंस है जो काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, तो ऐसे में 2 चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। सबसे पहली है BEE स्टार रेटिंग, जो आपको पता है हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे ये स्टार रेटिंग होती है। इससे आपको पता चलता है कि ये अप्लायंस कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, और हमें यही सिखाया जाता है और यही बताया जाता है कि हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा स्टार रेटिंग वाला अप्लायंस लें। मैक्सिमम 5 स्टार रेटिंग वाला अप्लायंस होता है जो कि बेस्ट होता है।
दूसरी चीज़ आपको कंसीडर करनी होती है इन्वर्टर एसी है या नॉन इन्वर्टर एसी। अभी ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन करा और मुझे यकीन है कि आप ये पॉइंट नहीं भूलेंगे, तो हमेशा इन्वर्टर एसी ही चूज़ कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कंसीडर करना है वो है वारंटी। और वारंटी दूसरे प्रोडक्ट्स पर जैसे आपको सुनने को आती होगी 1 साल की वारंटी है, 2 साल की वारंटी है, एसी के केस में थोड़ा अलग है। यहाँ पर आपको 2 टाइप की वारंटी मिलेंगी। पहली कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी आपको मिलती है, यानी कि ओवरऑल उस प्रोडक्ट पर कितनी वारंटी है, और दूसरी वारंटी उसके कंप्रेसर पर होती है। तो कंप्रेसर वाली वारंटी भी आपको चेक करनी चाहिए। दोनों टाइप की आप वारंटी चेक कीजिए। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, बस इससे ज़्यादा पॉइंट्स नहीं है, तो लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कॉइल। 2 टाइप के कॉइल मार्केट में अवेलेबल हैं। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ यही केस होता है। एसी में भी 2 टाइप के कॉइल आपको मिलेंगे, एल्यूमिनियम कॉइल और कॉपर कॉइल। अगर आप देखने जाएंगे तो आपको एल्यूमिनियम कॉइल वाले जितने भी एयर कंडीशनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं वो थोड़े सस्ते मिलेंगे और आप कोशिश करेंगे इन्हें ही ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा हमेशा कॉपर कॉइल वाले लीजिए। थोड़े से महंगे आपको ज़रूर पड़ेंगे लेकिन काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। परफॉर्मेंस के मामले में एल्यूमिनियम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलते हैं, तो हमेशा कॉपर कॉइल वाले एसी ही कंसीडर कीजिए। अब जबकि आपको ये सारे पॉइंट्स पता है और आई थिंक ये थोड़ी लंबी सी एयर कंडीशनर की गाइड हो चुकी है, लेकिन आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर आपको समझ में आई है तो अब आपको मैं वो मॉडल दिखाता हूँ जो मेरे को लगता है कि बेस्ट एयर कंडीशनर है 1.5 टन के स्प्लिट एयर कंडीशनर की कैटेगरी में। तो ये एयर कंडीशनर है लॉयड कंपनी की तरफ से। लॉयड कंपनी का नाम आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, काफ़ी पॉपुलर कंपनी है इंडिया की। 1.5 टन का स्प्लिट इन्वर्टर एसी है ये वाला जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इसका जो मॉडल नंबर है ये आप अगर चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं हर एक ब्रांड के। तो इसका जो ये मॉडल नंबर है ये आप अगर नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूँ। GLS18I5FWGHP ये मॉडल नंबर है। अगर आप चेकआउट करना चाहते हैं लॉयड की वेबसाइट पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, या फिर अपने किसी लोकल डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर भी आप चेकआउट कर सकते हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो 1.5 टन का स्प्लिट एसी है ये, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। इन्वर्टर एसी है, यानी कि आपका बिजली का बिल काफ़ी कम हो जाता है, प्लस 5 स्टार BEE रेटिंग के साथ ये आता है। तो अभी मैंने आपको बाइंग गाइड में बताया हमेशा 5 स्टार BEE रेटिंग वाले प्रोडक्ट ही कंसीडर आपको करने होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की अगर मैं बात करूं तो 886.50 kWh की इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, जो कि काफ़ी कम हो जाती है क्योंकि ये इन्वर्टर एसी है और 5 स्टार BEE रेटिंग के साथ आ रहा है। वारंटी की अगर मैं बात करूं तो 10 साल की वारंटी आपको कंप्रेसर पर मिलेगी और 1 साल की वारंटी आपको ओवरऑल इस एसी पर मिल जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था 2 टाइप की वारंटी होती है। इसमें BLDC मोटर का यूज़ हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया होती है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, आपके घर के सारे अप्लायंसेज में AC मोटर का यूज़ होता है और वो AC करंट पर चलने के लिए बनी है। लेकिन आजकल मार्केट में काफ़ी सारे अप्लायंसेज हैं जो BLDC मोटर के साथ आते हैं। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि BLDC मोटर DC करंट पर काम करती है और वो किस तरीके से काम करती है वो उसमें PCB लगाकर उसकी सेटिंग इस हिसाब से कर दी जाती है कि AC करंट को पहले DC में कन्वर्ट किया जाता है और उसके बाद वो मोटर ऑपरेट होती है। इसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि वो मोटर काफ़ी कम पावर पे चलती है, जिसमें आपका बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा बच जाता है। तो इस एसी में भी BLDC मोटर का यूज़ हुआ है। 100% कॉपर कॉइल का इसमें यूज़ हुआ है और गोल्डन फिन कंडेंसर का यूज़ हुआ है। गोल्डन फिन कंडेंसर क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपने देखा होगा स्प्लिट एसी में जो आउटडोर यूनिट होती है उसमें आपने देखा होगा पीछे की तरफ पर कुछ आपका पार्ट लगा होता है जो एक तरीके से जैसे कूलर में, एयर कूलर में कूलिंग पैड होता है, इसी तरीके से वहाँ पर मेटल की कुछ शीट्स लगी होती हैं। तो वो कंडेंसर होता है और उसमें गोल्डन फिन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है, यानी कि उसके ऊपर कोटिंग की गई है जिससे कि उसकी लाइफ जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। और ये काफ़ी बेस्ट होता है क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था ये काफ़ी महंगा अप्लायंस है, तो इसमें जितनी बढ़िया चीज़ें आपको फीचर्स मिल रहे हैं वो आपको हमेशा लेने चाहिए, चाहे आपको उसके लिए थोड़े पैसे फालतू ही क्यों ना देने पड़े। इसमें आपको 4 वे स्विंग का फीचर मिल जाता है। नॉर्मल एसी में आपने देखा होगा कि उसमें जो स्विंग्स होती हैं वो ऊपर या नीचे की तरफ मूव होती हैं, साइडवेज मूव नहीं होती। लेकिन इस एयर कंडीशनर की सबसे बेस्ट बात है कि चारों तरफ इसकी स्विंग्स मूव होती हैं, ऊपर नीचे भी और साइडवेज में भी। इसके अगर मैं इंडोर यूनिट की नॉइज़ की बात करूं तो 35 डेसिबल्स की वो नॉइज़ क्रिएट करती है इंडोर यूनिट, जो कि काफ़ी कम है। अगर आप सो रहे हैं इस एसी को ऑन करके तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपका एसी चल रहा है या नहीं चल रहा है। मेड इन इंडिया एसी है ये और इसके अंदर इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट गैस R32 का यूज़ किया गया है, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। यहाँ पर एक और सबसे बढ़िया बात लॉयड कंपनी ने करने की कोशिश करी है। अगर आपने पहले कभी स्प्लिट एसी अपने घर पर इंस्टॉल करवाया होगा तो आपने देखा होगा जो आउटडोर यूनिट होती है वहाँ से जो पाइप्स नीचे इंडोर यूनिट तक आ रहे होते हैं उनमें एक वॉल्व लगा होता है और वो वॉल्व वाला जो पार्ट होता है वो जनरली ओपन रहता है, ऐसे ही खुले में रहता है। लेकिन यहाँ पर लॉयड कंपनी ने उन वॉल्व्स वाले पार्ट को भी कवर कर दिया है, जिसमें सबसे बेस्ट बात ये हो जाती है कि उनकी लाइफ थोड़ी और बढ़ जाती है।
इसके बाद अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो इस एसी में आपको टर्बो कूल फीचर मिल जाता है। 60 डिग्री सेल्सियस भी अगर टेम्परेचर है तो उसमें भी कूलिंग करता है ये एसी, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। रैपिड कूलिंग का इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है जिसमें सिर्फ 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचा दिया जाता है इन जस्ट 45 सेकेंड्स। 45 सेकंड्स में अगर आपको इतना कम टेम्परेचर कोई एसी करके दे रहा है ना, तो आपको आंख बंद करके वो एसी ले लेना चाहिए। इसमें मल्टी मोड सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं। जैसे ये 1.5 टन का एसी है, मान लीजिए आपके रूम का साइज थोड़ा छोटा है या फिर आप किसी ऐसे महीने में यूज़ कर रहे हैं जब गर्मियाँ ज़्यादा नहीं है और आप नहीं चाहते कि ये एसी पूरी अपनी परफॉर्मेंस से काम करे, तो ऐसे में मल्टी मोड सेटिंग्स आपको मिल जाती हैं जिसमें आप एसी की कैपेसिटी के हिसाब से 50%, 75%, 100%, और अगर आप चाहते हैं कि एसी थोड़ा और पावर के साथ काम करे तो 125% कैपेसिटी तक उसका यूज कर सकते हैं। इसमें आपको डस्ट फिल्टर मिल जाता है, यानी कि PM 2.5 आपने ज्यादातर सुना होगा, जिससे हवा प्रदूषित होती है और काफी हार्मफुल डस्ट पार्टिकल होता है ये, वो भी इसमें फिल्टर हो जाता है। इनबिल्ट वाईफाई सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है। आपने देखा होगा आजकल सारे ही अप्लायंसेस स्मार्ट बनने लगे हैं, तो एसी में भी ये फीचर आजकल आने लगा है। इनबिल्ट वाईफाई सिस्टम इसमें आपको मिल जाता है, तो वाईफाई के थ्रू आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं। इसकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूं तो इसमें आपको हिडन डिस्प्ले मिलती है, यानी कि अगर आपका एसी ऑफ है तो आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि इसकी डिस्प्ले कहाँ है। जब आपका एसी ऑन होता है तो वहां पर टेम्परेचर लिखा हुआ आता है, तब आपको पता चलता है कि इसकी डिस्प्ले किस तरफ है। E5 एरर कोड का फीचर इसमें आपको मिल जाता है, जो कि एक नया फीचर है। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। अगर किसी एसी की कूलिंग गैस खत्म हो जाती है तो वहां पर जो इंजीनियर्स होते हैं उनको क्या करना होता है, उसमें गैस फिल करके उसके बाद लीक को आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि काफी लंबा प्रोसेस है। लेकिन जब ये एरर कोड आपको मिल रहा है तो जैसे ही ये एरर कोड डिस्प्ले होता है आपकी स्क्रीन पर, तो आपको तभी समझ में आ जाएगा कि इसकी गैस खत्म हो चुकी है या फिर इसमें कम गैस है। ऐसे में इंजीनियर जो है वो फास्टर रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर पाता है बिना टाइम वेस्ट किए। इंस्टॉलेशन चेक फीचर इसमें आपको मिल जाता है, तो जैसे ही ये यूनिट इंस्टॉल होती है आपके घर पर, उसके बाद 15 से भी ज्यादा टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं इंडोर और आउटडोर यूनिट पर, यह आइडेंटिफाई करने के लिए कि इंस्टॉलेशन बढ़िया तरीके से हुई है या नहीं। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 50,990 रुपीज इसका करंट प्राइस है, जो कि लॉयड की वेबसाइट पर मेंशन्ड है। और अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली या तो लॉयड की वेबसाइट से खरीद सकते हैं या फिर अपने घर के आसपास किसी डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम पर जाकर विजिट करके वहां पर चेकआउट कर सकते हैं प्रोडक्ट को अच्छे से, और वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश करी थी, हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो गई हो, लेकिन इसमें काम की जानकारी मैंने आपको सारी देने की कोशिश करी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है सोलर अप्लायंसेज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।